फिजिक्स में बेटा क्या क्या पढ़ा है आपने? सर 12 पास आउट हो तो सभी पढ़ा है। अच्छा, वैसे बेसिकली कहाँ पे प्रॉब्लम आपकी, कौन से पार्ट मेरे को न्यूमेरिकल पार्ट में ज़्यादा। में? मैकेनिक्स। फिजिक्स तो पूरी न्यूमेरिकल ही है, आपने कह दिया न्यूमेरिकल में तो पूरी फिजिक्स में प्रॉब्लम। ट्वेल्थ की तो काफी अच्छे हो जाते हैं, 11 में ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा। तो देखिए अभी तो क्लास जो चल रही है इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। हो सकता है कि कुछ चीजें ना समझ में आए क्योंकि बेसिक बता चुका हूँ, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। अगर उसके बाद भी लगता है कि हाँ कोई टॉपिक अलग से पढ़ना है तो क्लास के जस्ट बाद में 15 मिनट का और कुछ टॉपिक पढ़। वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग। अच्छा, शीट के क्वेश्चन देखे आप लोगों ने? यस सर। कुछ हुए? यस सर। अच्छा, आर्यन? यस सर, एक डीबीपी तो थी। नहीं, उसके बाद एक शीट भी दी है बेटा, यूनिट एंड मेजरमेंट की एक शीट भी दी है। और आज मैं एरर की भी शीट दूंगा। नहीं सर, दिया है कल दिया है। मेरे पे तो एक डीबीपी आ रही है मैथमेटिकल टूल्स की। हाँ, वही मैं बोले कि डीपीपी दी है, उस पे बस एक शीट भी दी है यूनिट एंड मेजरमेंट की। देखिए फर्स्ट पीडीएफ आपकी यूनिट एंड मेजरमेंट की है। हाँ। है ना? नहीं और सर, मैथमेटिकल टूल्स की डीपीपी है। मैथमेटिकल टूल्स ही है सर इसमें। मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लूंगा। सर आइए। आइए ना। यस सर, ग्रुप में है। देखिए डीपीपी से जस्ट पहले सबसे पहला आपको असाइनमेंट दिया मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट का। मैं तो ऐड ही कर हुआ हूँ। हाँ तो हो सकता है मैं फिर से एक बार रीसेंड करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, मैं जो शीट दे रहा हूँ उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक चीज तो आपको बता चुका हूँ कि वर्नियर कैलिपर के और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों को, ठीक। तो एक बार कम से कम कल और परसों का टाइम है आप लोगों के पास, कोई क्लास नहीं है सैटरडे संडे, तो 2 दिन में बस सभी चीजों को रिवाइज कीजिए और एक बार कोशिश कीजिए कि हाँ क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं शीट के क्वेश्चन मंडे को सॉल्व करवाता हूँ जो इंजीनियरिंग में पूछे गए, ठीक है। ओके सर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। मैं वर्नियर कैलिपर अभी वहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए और बेसिक न्यूमेरिकल में 5 से करवा चुका हूँ कि हाँ क्वेश्चन को कैसे पिक करना है, और वो क्वेश्चन देखिएगा आपके असाइनमेंट शीट में भी है, ठीक है। चलिए
अब देखिए डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बात करें तो आपको पता है कि हम लोगों ने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे उसके डायमेंशन डिसाइड किए थे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि अगर मैं मास की बात करूं तो मास का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एन स्क्वायर ब्रैकेट में लेंथ, कैपिटल एन स्क्वायर ब्रैकेट टाइम, कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट टेम्परेचर। कभी कभी बुक में आपको थीटा भी मिलेगा और कई जगह आपको केल्विन भी मिलेगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। दोनों आपके डायमेंशन यूज किए जाते हैं किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए क्या यूज करते हैं, कैंडेला स्क्वायर ब्रैकेट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल स्क्वायर ब्रैकेट में। कितने हो गए, 6। एक और कौन सा रह गया, करंट। करंट के लिए कई जगह आपको कैपिटल आई भी मिलेगा और कई जगह इसके यूनिट एम्पियर। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और इसका डायमेंशन ये है, ठीक है। अब हम लोग बेसिक सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अनुष्का जो शीट दिया था यूनिट ऑफ मेजरमेंट का एक बार दोबारा रिसेंड कर दीजिए, दूसरी शीट के मैं क्वेश्चन करवा दूं। आर्यन देखिए अभी आपको मिल जाएगा, दोबारा रिसेंड कर दीजिए उसी ग्रुप में, सेम ग्रुप में। और आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी शीट मिले अगर उसका प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। अब ये सब करवाने की तो जरूरत नहीं है ना कि मैं फोर्स का डायमेंशन निकालूं, उसके बाद सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालूं। ये सब तो निकाल सकते हैं आप लोग क्योंकि 12th पास सब मिल गई सर शीट, मिल गई। मिल गई। हाँ ठीक है, तो उसी में क्वेश्चन नंबर 14 1/4 जल्दी से रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। डायमेंशन तो निकालना सबको आता है, लेकिन हम लोग ये मेन इसका एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं। एप्लीकेशन में जो मेथड अभी मैं बता रहा हूँ उसी एप्लीकेशन के मेथड से आईटी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक। तो एक बार एप्लीकेशन फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, जल्दी बताइए। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, डायमेंशन एनालिसिस का क्यों पढ़ते हैं। फॉर्मूलाज निकालने में आसानी होती है। अनुष्का क्या कह रही है आप, फॉर्मूलाज निकालने में आसानी होती है। ठीक है। और to check correctness of any equation, कि अगर कोई भी इक्वेशन लिखी है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ठीक। जैसे कि मैं पहली बात करता हूं v = u + at, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1, ठीक है। ये भी वेलोसिटी lt-1, एक्सीलरेशन lt-2, टाइम t, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो lt-1। बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि अगर मैं यहाँ पे lt-1 इसका डायमेंशन है और at का डायमेंशन भी कितना है lt-1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2lt-1।
यस और नो? यस सर। यस सर। नो सर। 2 नहीं होगा। तो नहीं होगा। यहाँ पे जो भी डायमेंशन आप लोग लिखते हैं इसको एल्जेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉमन सेंस लगाइए। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता मतलब कि बॉडी रिटार्ड करती, अगर बॉडी रिटार्ड करती तो हम लोग क्या लिखते v इज इक्वल टू u माइनस 80। तो यहाँ पे बीच में साइन क्या आ जाता? माइनस। यस तो सर। LT माइनस 1 LT माइनस 1 आप लोग जीरो क्या देते, तब तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट आ जाता। लेफ्ट हैंड साइड में LT माइनस 1 आ रहा है और राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है। ठीक है, तो जो डायमेंशन एनालिसिस है इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो चीजों का डायमेंशन सेम है तभी मैं उसको ऐड कर सकता हूं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि 1 किलो चीनी लिया आपने, ठीक, और ऊपर से आपने कहा कि 2 डजन केले हैं, क्या दोनों को ऐड किया जा सकता है? नो सर। क्योंकि एक की यूनिट आपने किस में रखी है? केजी में, और दूसरे की यूनिट किस में रखी है? डजन में। केले हमेशा डजन में मिलते हैं ना, 1 डजन है कि 2 डजन है, इसलिए सेम यस डायमेंशन वाली चीजों को हम लोग ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे को ये देखना है कि ये जो इक्वेशन लिखी है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो मैं क्या देखूंगा? लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है और राइट हैंड साइड में जो भी डायमेंशन आ रहा है एडिशन वाले में, वो दोनों चीजें सेम है कि नहीं। क्योंकि ऐसे कुछ स्टूडेंट है जिनको अभी 11th मैंने बताया था, उनके टीचर ने जो उनको स्कूल में पढ़ा रहे उन्होंने क्या कहा कि LT माइनस 1 इज इक्वल टू 2 LT माइनस 1। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए, तो ये पहला पार्ट तो क्लियर हो गया कि हम लोग किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अगर इसी इक्वेशन में अगर मैं पूछूं, क्या आप इस चीज को देखते हुए ये बता सकते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? पहला ड्रॉबैक क्या हुआ डायमेंशन एनालिसिस का? हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देख के बता सकते हैं कि जो भी इक्वेशन आपने लिखी है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, लेकिन वो इक्वेशन यूनिवर्स में फॉलो होती है या नहीं होती है वो नहीं बता सकते। आगे समझ में, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, ये तो फॉलो होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही है। ठीक, लेकिन अगर ऐसे तो बहुत सारे इक्वेशन लिख सकते हैं ना आप लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके, ताकि डायमेंशन आपका सेम आ जाए, लेकिन वो यूनिवर्स में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है डायमेंशन एनालिसिस ये नहीं बता सकता कभी भी। वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को बता सकता है कि वो करेक्ट लिखा गया है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, लेकिन वो यूनिवर्स में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा ये नहीं बता सकते डायमेंशन एनालिसिस से। पहला ड्रॉबैक ये आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जैसे कि अनुष्का ने कहा कि टू डिराइव फॉर्मूला। सिर्फ मेथड को सीखेगा, मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करवाना नहीं है, और ना ही आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूला डिराइव करवाता है, लेकिन जो अप्रोच होता है उस अप्रोच पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड जो हम लोग निकालते हैं जब भी पढ़ाया जाता है तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूंगा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता, मेरे को सिर्फ ये पता है कि जो टाइम पीरियड है वो आपका मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन मेरे को ये तो नहीं पता नहीं कि मास का स्क्वायर है कि मास की पावर -1 है, एल का स्क्वायर है या क्यूब रूट है, ये सब चीजें तो मेरे को पता नहीं है। तीसरे में यहाँ पे क्या करता हूँ? 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ ए बी सी। ठीक, तो मैंने क्या कहा? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किया आ जाएगा तो m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ये फॉर्मूला हुआ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मेरे को यहाँ पे अननोन क्या है? a, b और c। मेरे को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। अगर ये इक्वेशन करेक्ट लिखी गई है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। के क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, तो कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन 0,
0 डायमेंशनलेस। जी भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे कि फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे जी भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन 0 नहीं। तो डायमेंशन न्यूटन। कांस्टेंट को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो वो कांस्टेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू हो, जिसमें कोई भी यूनिट्स ना हो, तो डायमेंशन को हम लोग कहते हैं कि डायमेंशनली कांस्टेंट है। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, वो एक्चुअल में कांस्टेंट तो है लेकिन डायमेंशन लेस नहीं है। अगर मैं जी की वैल्यू यहाँ पे लिखूं तो जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये डायमेंशन लेस नहीं है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसकी बात करूं के तो क्या था यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक। तो ये क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है आपका डायमेंशन लेस कांस्टेंट और एक है आपका डायमेंशन कांस्टेंट। एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। चलिए, अब आपने कहा कि t इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, मतलब कि दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैंने लिखा t इज इक्वल टू, k तो डायमेंशन लेस है, m का डायमेंशन m, l का डायमेंशन l, g क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का lt माइनस पावर c। तो देखिए क्या आ जाएगा, m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस 2c। और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, यही है ना। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0, b प्लस c कितना आ गया, 0, और माइनस 2c कितना आ गया, 1। दैट मींस c इज इक्वल टू माइनस 1/2। c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 1/2। तो देखिए आपने तीनों की वैल्यू निकाल ली, a, b और c। तो जो हमारा फॉर्मूला निकला था t इज इक्वल टू के m की पावर a, m की पावर a मतलब कि m की पावर 0, दैट मींस 1। उसके बाद l की पावर b, l की पावर b मतलब कि l की पावर 1/2 और g की पावर c मतलब कि माइनस 1/2। तो ये आपने लिखा के अंडर रूट l अपॉन g, ये निकलता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे मेन मुद्दा सेकंड ड्रॉबैक, हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड ड्रॉबैक क्या है, बता सकता है कोई? डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। हाँ, मतलब कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है डायमेंशन एनालिसिस हम लोग नहीं निकाल सकते। आपको सिंपल पता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ठीक है। हम लोग एसएचएम में इसको प्रूव भी करेंगे कि हम ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो सेकंड ड्रॉबैक क्या हो गया डायमेंशन एनालिसिस का, कि हमारा जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की मदद से नहीं निकाल सकते, ठीक। अब थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं। अगर मैं थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, जल्दी से बताइए। अननोन किसी चीज का डायमेंशन निकालना। नहीं। और कुछ यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि एसआई यूनिट ऑफ एंड सीजीएस यूनिट, मैंने कहा कि जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होती है डाइन। और मेरे से पूछा गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, इसका मतलब मैं यहाँ पे पता लगाना चाहता हूँ कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, मतलब कि यूनिट कन्वर्जन। मैं एसआई को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सीजीएस में, ठीक है। मैं किसी भी सिस्टम में यूनिट लिखूं तो डायमेंशन तो सेम रहेगा ना, डायमेंशन भी ना चेंज होने वाला है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। दैट मींस फोर्स का अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो फोर्स का डायमेंशन तो mlt-2, ये तो मैं एसआई यूनिट में लिखूं या सीजीएस यूनिट में, डायमेंशन तो चेंज नहीं होने वाला। तो मैंने यहाँ पे कहा मेरे को निकालना था
1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम, ये निकालना है। देखो ये रिलेशन चाहिए, न्यूटन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, तो मैंने मान लिया 1 न्यूटन इज इक्वल टू n2 टाइम, ये मैंने सपोज कर लिया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू n2 टाइम। देखो यहाँ पे मेन मोटो क्या है, n2 की वैल्यू निकालना। ठीक, अब यहां पे अगर मैं देखूं आपने क्या लिखा, NLT -2, डायमेंशन तो दोनों तरफ सेम है, मैंने इसको N2 L2 T2 लिख दिया और इसको M1 L1 T1 लिख दिया। ठीक, N2 अगर लिखूं तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 -2, डिवाइड कर दिया। ये एक तरीके का फॉर्मूला ही हो गया अगर हमें जल्दी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। इसका मतलब क्या हुआ, जिस सिस्टम में आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो जिस सिस्टम में आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, और किसको करना चाहते हैं वो न्यूमरेटर में आएगा। मैं एसआई को करना चाहता हूँ सीजीएस में, जिसमें करना चाहता हूँ वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जिसको करना चाहता हूँ वो न्यूमरेटर पार्ट में आएगा। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, M1 L1 T1 ये सब आपके एसआई में लिखे हुए थे। ठीक है, तो अगर M1 L1 T1 अगर आपके एसआई में लिखे हुए हैं तो M1 का मतलब क्या होगा 1 kg, और M2 का मतलब क्या होगा 1 ग्राम, L1 का मतलब क्या होगा 1 मीटर, और L2 का मतलब क्या होगा 1 सेंटीमीटर, T1 का मतलब क्या होगा 1 सेकेंड, और इसका मतलब भी क्या होगा 1 सेकेंड। ठीक, लेकिन मेरे को किसको कन्वर्ट करना है, एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करूंगा, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा 1000, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100, तो 1000 into 100 is equal to 10 to the power 5। तो आपको यहाँ से n2 की वैल्यू पता चल गई 10 to the power 5, तो यहाँ से आपने रिलेशन निकाल लिया 1 न्यूटन is equal to 10 to the power 5 टाइम। ठीक है, तो ये जो दो एप्लीकेशन आखिरी में आपने पढ़े, सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन, यही डायमेंशन एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग इस हिसाब से यूनिट कन्वर्जन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप्स के पूछे जाते हैं। एक नया सिस्टम आपने बना दिया, हमें तो 2-3 नए सिस्टम पता था ना, एसआई पता था, एफपीएस पता था, एनकेएस सिस्टम पता था। ठीक, लेकिन एक नया सिस्टम बना दिया तो क्वेश्चन वहीं से पुटअप किया जाता है कि अगर मैं एक नया सिस्टम बना दूं जिसमें फंडामेंटल फोर्स को मान लूं, वेलोसिटी को मान लूं, टेम्परेचर टाइम को मान लूं, तो मास को उसके टर्म में कैसे लिखूंगा, अभी करवा रहा हूं, वही सब क्वेश्चन करवाने अभी। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन किए थे हमने, जो सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन के, जो हमारा मेन मोटिव था, जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं या यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे अभी न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब शीट खोल लीजिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। देखिए शीट का क्वेश्चन नंबर 14 रीड कीजिए और बताइए। मैं लिख भी देता हूं 14th क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन force into displacement divided by time। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, क्या करना है सोचिए।
क्वेश्चन है बहुत सिंपल। हाँ हो गया सर। हाँ बताइए। 2 ही तो आएगा। हाँ सही है। ठीक है, जब हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं डायमेंशन, मैं डायमेंशन फॉर्मूला नहीं कह रहा, मैं सिंपल डायमेंशन कह रहा हूं। तो डायमेंशन का मतलब क्या है, जैसे कि फोर्स लिखा MLT-2, डिस्प्लेसमेंट लिखा इनटू L डिवाइडेड बाय टाइम, तो बेटा ये कितना आ जाएगा ML²T-3। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ का मतलब हुआ कि L की पावर कितनी। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, L की पावर। सिंपल, L की पावर कितनी है 2, द आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 25। जो आपको दिया v इज इक्वल टू AT प्लस b डिवाइडेड बाय c प्लस t, तो आपको a b और c का डायमेंशन निकालना है। बहुत इजी, जल्दी से निकालिए, मैं आता हूं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया होगा हर एक का। ये क्या है, वेलोसिटी, इसका मतलब LT-1। ठीक है, तो AT, इसका भी डायमेंशन कितना आना चाहिए, LT-1। इसका डायमेंशन पता है आपको T, इसका मतलब A इंटू टी इज इक्वल टू LT-1। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, LT-1। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या बताया, दो टर्म को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे t का डायमेंशन तो कैपिटल T है, इसका मतलब इसका डायमेंशन भी t होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद ये पूरा टर्म b/t सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो b/t का डायमेंशन कितना है, LT-1। तो b का डायमेंशन कितना आ जाएगा, L। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 26। V0 कांस्टेंट है, x पोजीशन है, t टाइम है।
डायमेंशन ऑफ वी नॉट एंड अल्फा, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, वी नॉट और अल्फा का। हो गया आर्य? ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैंने बोला कि ये एक्स टी मतलब ये तो पोजीशन है, पोजीशन है तो इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, एल। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर e की पावर माइनस अल्फा टी, तो जो एक्सपोनेंशियल का पावर होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब अल्फा टी क्या है, डायमेंशन लेस है, इसका मतलब अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू 1 मान लेते, 1 तो डायमेंशन लेस है, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस 1। ठीक, उसी तरीके से वी नॉट अपॉन अल्फा, वी नॉट अपॉन अल्फा, वी नॉट अपॉन अल्फा का डायमेंशन क्या होना चाहिए, एल के इक्वल, और वी नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, तो अल्फा का डायमेंशन कितना आ गया, अच्छा अल्फा तो निकाल, तो वी नॉट का कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और सब तो क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है बस वही करवा दो। क्वेश्चन नंबर 42 42 42 42 में फोर्स, एक्सीलरेशन एंड टाइम are taken as fundamental quantities. So dimension of length, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे बताइए जो हमने डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन पढ़ा, कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करें, टू डिराइव फॉर्मूला। चलिए जल्दी से कीजिए। मतलब कि क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, एक्सीलरेशन पे और टाइम पे, बस डायमेंशन लिखिए और जल्दी से निकालिए। डी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने कहा कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर ए, एक्सीलरेशन की पावर बी और टाइम टाइम की पावर सी। तो फोर्स का मतलब क्या हो गया, एन एल टी माइनस टू पावर ए, एक्सीलरेशन का मतलब एल टी माइनस टू पावर बी और टाइम का मतलब कैपिटल टी पावर सी। और यहाँ पे डायमेंशन कितना हो जाएगा, एन की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर 0। दोनों को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन में बताया जहां पे आप लोग कर सकते हैं मैं वहीं पे छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, आशुतोष, तुषार, आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यस सर। क्लास में है? यस सर। आशुतोष? यस सर। बेटा क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 47. In a certain system of units, 1 unit of time is 5 seconds. 1 unit of mass 20 kg and 1 unit of length 10 मीटर. तो यहाँ पे पूछा गया आपसे 1 यूनिट ऑफ पावर, इसकी वैल्यू कितनी होगी. यहाँ पे बताइए एप्लीकेशन और डायमेंशन में कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे. यूनिट कन्वर्जन. थर्ड, यूनिट कन्वर्जन. ठीक है, चलिए जल्दी से कीजिए, बताइए. तो 16 आ रहा है. 16. 16 नहीं आना चाहिए. 20, 100, 125. हाँ हाँ हाँ, सही आ रहा है, सही आ रहा है. देखिए अभी तरीका बताया था क्या, अगर मेरे को 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम, यही कर रहे थे ना, कि जिस सिस्टम में मेरे को कन्वर्ट करना है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा. ठीक, तो अगर जैसे कि यहाँ पे पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. वर्क डन क्या है, एनर्जी. एनर्जी का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम. और यहाँ पे इसका डायमेंशन लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन mlt-2, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l डिवाइडेड बाय t. तो देखिए इसका डायमेंशन कितना आ गया, ml²t-3. ठीक है, डायमेंशन आपको चली जाए किसी भी सिस्टम में लिखूं, तो मैं यहाँ पे पावर की यूनिट निकालना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ml²t-3. तो ml²t-3 यही होगा ना. ठीक, डिनोमिनेटर में क्या आता है, जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और न्यूमरेटर में क्या आता है, जिसको कन्वर्ट करना है. तो बताइए न्यूमरेटर में m1 की वैल्यू क्या लिखूं, न्यूमरेटर में 20,000. 20 kg. 20 इधर 100 10 10 into 10 और इधर इसके लिए कितना दिया, 5. 5. बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आगे समझ में. क्वेश्चन नंबर 61 सेम ऐसा ही है. 61 जल्दी से करके दिखाइए. क्वेश्चन नंबर 61.
मेरे को सॉल्व करने की आवश्यकता ना पड़े, सेम ऐसा ही है। वैसे कुछ नहीं लिखा। हाँ वो तभी शीट है, जब एनरोल करेंगे तभी शीट मिलेगी। नहीं हुआ अभी तक? डी। करेक्ट है। आर्यन आ गया? बताऊंगा नहीं, ना ही मेरे से उम्मीद रखिएगा कि मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। यस सर, आ गया। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज थर्ड जो आपकी है। हाँ डी सही आशुतोष। जो थर्ड एक्सरसाइज है ये आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3 ये आपके जेई में पूछे गए क्वेश्चन। इसमें से थोड़ा जल्दी से करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 6th and 8th। क्वेश्चन नंबर 2, 6th and 8th। एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन नंबर 2, 6th and 8th।
टाइमर ऑन कर दिया, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सेकंड का ए। हाँ ठीक है। देखिए डायमेंशन एनालिसिस में थोड़ा सा ये चीज ध्यान में रखा कीजिए कि आपको जैसे कि कोई बड़ी सी इक्वेशन दे दी, तो हम लोग पता है टाइम कैसे बढ़ा देते हैं कि पहले ही इक्वेशन में हर एक का डायमेंशन पुट करने लग जाते। पहले सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, डायमेंशन सबसे लास्ट में पुट कीजिए। अगर शुरुआत में ही हर एक का डायमेंशन पुट करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कोशिश ये कीजिए कि कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं, उस हिसाब से फॉर्मूले अप्लाई कीजिए। तो कई सारे टर्म्स पता है कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए मैंने 2 मिनट का टाइम दिया था। 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था इस क्वेश्चन। सर मैं भी करके भी दिखाऊंगा, पहले भी आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। इसमें चलिए 3 मिनट दे दिए। आर्यन हुआ पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे को लगा 2 मिनट में तीनों करने हैं, तो मैं पहले दूसरा कर लिया मैंने पहले। चलिए चलिए कोई। सेकंड का सी। हाँ सही है।
सर 8th क्वेश्चन में तो थीटा थीटा नहीं है, मतलब इक्वेशन में। सर हो गए सारे। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ बीटा। हाँ निकालिए, थीटा नहीं आएगा। चलिए आशुतोष के सभी हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 बताने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 यस बताओ। सर, बता दीजिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है? सेकंड चैप्टर में, टाइम काफी ऑफ अच्छा है। कैपेसिटेंस, ये है क्या? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। हाँ, एनर्जी डेंसिटी। लेकिन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इतना हिंट काफी है तुषार, हो जाएगा। एनर्जी का डायमेंशन लिखिए, वॉल्यूम का डायमेंशन लिखिए, आंसर आ गया। ठीक है तुषार। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ किसी का? सर हो गया। अच्छा, आशुतोष का हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के बीटा, ये दिया हुआ। तो सबसे पहले चीज हम लोग ये समझें कि अल्फा जेड अपॉन के बीटा ये तो डायमेंशन लेस होगा, है ना। तो इसको मैंने मान लिया अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक। और ये जो अल्फा अपॉन बीटा है, इसका डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होगा, क्योंकि डायमेंशन भी करेक्ट होना चाहिए। तो मैंने लिखा कि अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू प्रेशर। तो क्या यहाँ से बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन पी लिख सकता हूँ? ठीक है। हमें निकालना क्या था? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा, बीटा का डायमेंशन निकालना है। तो बीटा का डायमेंशन कैसे निकालें? सोचे सोचे, दो चीजें हैं आपके पास, दो चीजों का यूज करना मेरे को। हिंट दिया है, थोड़ा जल्दी करिए। Z आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस है, इसका मतलब इसका डायमेंशन L। कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और थीटा टेम्परेचर है। थीटा तो है ही नहीं इक्वेशन में।
यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा इज इक्वल टू के बीटा डिवाइडेड बाई जेड। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, के बीटा डिवाइडेड बाई जेड इंटू टी। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, मिसप्रिंट है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। मैं एक बार देख लेता हूँ, एडीपी वाले ने इसको टाइप किया है, मैं एक बार देख लेता हूँ उसने क्या चीज छोड़ दी है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन भी मार्क कर लीजिएगा कि कुछ मिसप्रिंट है, टेम्परेचर कुछ होना चाहिए वहां पे, तभी कैंसिल आउट होगा, ठीक है। मैं इसको अपडेट मतलब सही करवा देता हूँ। तो देखिए डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चन आए बहुत इजी थे, ठीक। तो हमें जब भी प्रैक्टिस करनी तो हमेशा ये चीज जरूर ध्यान में रखना है कि किसी भी चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इजी पार्ट है, ठीक है। तो डायमेंशन एक तरह से बोनस ही मिलेगा। अच्छा, मेरे ख्याल से इसको सीधा कर लीजिए, माइनस अल्फा जेड डिवाइडेड बाई क्या था, के बीटा के थीटा, अब हो जाएगा, ठीक है। बीटा की जगह थीटा है, इसको सही कर लीजिए। अब कीजिए क्वेश्चन को, अब आ जाएगा। अब तो हो गया क्वेश्चन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर टेम्परेचर थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी डिवाइडेड बाई एल बच जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अब तो आ गया डायमेंशन, नहीं आया। अल्फा की वैल्यू के थीटा डिवाइडेड बाई जेड अपॉन पी, के की वैल्यू एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर इनटू थीटा जेड इनटू पी। देखिए थीटा थीटा कैंसिल हो गया, और एनर्जी का डायमेंशन, जेड का डायमेंशन और प्रेशर का डायमेंशन पुट कर दीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा, आंसर सी। सी, ठीक है। हाँ आशुतोष सही है, एल स्क्वायर, सबका आंसर एल स्क्वायर आ रहा है, यस सर। ठीक है। अब देखिए इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन में, जो थोड़ा सा हम लोग कहते हैं जिसपे हमें ज्यादा ध्यान देना है, ये तो इजी पोर्शन था, ये तो आप सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और जितनी शीट में दिए उतनी प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बेकार का टाइम वेस्ट है, ठीक है। और शीट में आपको बहुत क्वेश्चन है, ठीक। अभी लग रहा है स्टार्टिंग में अरे इतने क्वेश्चन तो मेरे हो गए, लेकिन अब जब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा ना तब पता चलेगा 200 क्वेश्चन है, उतनी करने में टाइम लग जाएंगे, और 3 दिन में मैं स्ट्रेट लाइन खत्म करूंगा, 2 से 3 दिन में, ठीक है। तो देखिए अब जो आपका मेन पोर्शन है वो है आपका एरर का। याद कीजिए वर्नियर कैलिपर तो हमने पढ़ लिया, बस उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वर्नियर कैलिपर खत्म हो गया तो स्क्रू गॉज एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वर्नियर कैलिपर समझ में आ गया तो स्क्रू गेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मेन इसमें आता है एरर। एरर जैसे कि अगर आप लोग पूरे फिजिक्स में पढ़ें तो कौन कौन सी जगह आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं, रियोस्टेट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मीटर ब्रिज यूज करते हैं, याद कीजिए जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। तो ये सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इसमें एरर कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। या अगर इन सब इंस्ट्रूमेंट में मेरे को एरर निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूं, ठीक। मेन टॉपिक यही है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का, ये सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है,
इसलिए मैं हर एक चैप्टर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं यहीं पे हर एक इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस कर दूंगा कि एरर निकालते कैसे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आया है और यहाँ पे एरर से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं आपके एडवांस में, ठीक है, इसलिए उसको मैंने सबसे आखिरी में रखा है, उसको अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। ठीक, तो जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट में किस हिसाब से हम लोग एरर फाइंड आउट करेंगे, या आपका लास्ट टॉपिक होगा। तो अभी आपका असाइनमेंट क्या है? मेन असाइनमेंट है कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू के से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं शीट में, वो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे फर्स्ट। और शीट में अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो शीट अभी दी नहीं है, अभी मैं क्लास के ओवर होने के बाद ही दे दूंगा, ठीक है। वो शीट करेंगे, कम से कम उसमें अप्रोक्सीमेट 50-60 क्वेश्चन हैं, तो हर एक क्वेश्चन होने चाहिए। और उसमें आपको दूसरे इंस्ट्रूमेंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे जिनके अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो टॉपिक रह गया है, ठीक है। मंडे को हम लोग क्या करेंगे, शीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं अलग से अब क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अलग से जितने क्वेश्चन करवा रहे थे मैंने करवा दिए, अलग से मैं भी क्वेश्चन कराऊं। उसके बाद शीट के भी 200 क्वेश्चन है, तो मैं शीट कब डिस्कस करूंगा? तो क्लास में वैसे ही क्वेश्चन लेंगे जो शीट से रिलेटेड हो, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस उसके अच्छी तरीके से कर पाए। और आपको इसके अलावा किसी बुक को फॉलो करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 महीने हैं हम लोगों के पास मैक्सिमम सेकंड अटेम्प्ट ऑफ मेंस के लिए, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब किसी बुक को फॉलो मत कीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि एक ही कॉन्सेप्ट पे रहिए, क्योंकि अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं और आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तो दोनों का पढ़ाया वो सही है, लेकिन वो इस तरीके से समझा रहा है, मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, कंफ्यूज आप हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक, लेकिन थ्योरी पढ़नी है तो अगर एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप थ्योरी पढ़िए, लेकिन उससे पहले मत पढ़िए। और खास तौर पे कब तक, जब तक हम लोग रोटेशन खत्म नहीं कर लेते हैं। रोटेशन के बाद आपको जहां से पढ़ना पढ़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रोटेशन तक पूरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं, पूरे नहीं कहूंगा लेकिन 70% कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अगर रोटेशन तक अगर हमारे 70% कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे को 11-12 कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पूरे चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। वर्क पावर एनर्जी अगर आपको आती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो पोटेंशियल और टॉर्क वाले क्वेश्चन करते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिफाइन की जाती है और कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। स्प्रिंग वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, वर्क पावर एनर्जी की कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का अगर कॉन्सेप्ट आता है, ठीक। तो स्टार्टिंग में मैंने वैसे ही कहा था कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो चलेंगे, नेक्स्ट वीक से मैं ऑल स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। थर्ड वीक से हम लोग फुल फ्लैश में आ जाएंगे अपनी स्पीड में, ठीक। तो अभी आप लोगों के पास जो शीट है उसमें मेरे ख्याल से बहुत क्वेश्चन यूनिट ऑफ मेजरमेंट डायमेंशन के भी हैं, और आपको डीपीपी दिए हैं कम से कम 4-5 तो दे ही चुका हूं मैं, है ना। तो वो डीपीपी कीजिए, मैथमेटिकल टूल से रिलेटेड है, मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद एक शीट अभी और दे रहा हूँ जिसमें कम से कम 70+ क्वेश्चन है, तो आपके पास क्वेश्चन की कमी नहीं है 2 दिन के लिए, और 2 दिन में आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ताकि हम लोग मंडे ट्यूसडे तक इस चैप्टर को मैं फाइंड अप कर दूं, ठीक है, ठीक। तो चलिए फिर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मंडे को सर आप दोनों शीट डिस्कस कर देंगे, यूनिट मेजरमेंट की और वर्नियर कैलिपर की? नहीं, यूनिट मेजरमेंट को तो हमने लगभग कर ही लिए क्वेश्चन, उसमें ज्यादा डाउट्स आएंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 डाउट्स होंगे, तो 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर हम लोग कोशिश करेंगे मंडे को खत्म हो जाए, ठीक। अगर ज्यादा डाउट्स होंगे तो 1 दिन और ले लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं डाउट को स्किप करता हुआ निकल जाऊंगा, डाउट को डिस्कस करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, ठीक है। भले उसके लिए मेरे को सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन डाउट को स्किप करते हुए मैं आगे नहीं चलूंगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग लग जाइए, और मंडे का असाइनमेंट आप लोगों को दे ही दिया है, और एक शीट अभी मैं और भिजवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।